So we have to start our model. Bit light of PSQR5 आर मॉडल। ये मैंने कल आपको कुछ बताया था कि एक मॉडल होता है, किस लिए होता है। सबसे पहली चीज़ होती है इसमें पर्पस क्या होता है, कि अगर हमने जो भी रीडिंग करनी है उसका पर्पस क्या है। ये एक स्टैंडर्ड है, बेसिक स्टेप्स ऑफ लर्निंग के लिए है। ये एक बहुत इफेक्टिव मेथड होता है। सबसे पहली चीज़ होती है पी स्टैंड्स फॉर पर्पस। S for survey, Q for question, the 5 are for read selectively, recite, reduce, record, reflect and review। ये इस मॉडल की है कि हमने अपनी रीडिंग को किस तरह से सेक्शन वाइज करना है और कैसे हम इस चीज़ पर जोर डालकर करेंगे। हम एनालाइज करेंगे कि हमने क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ होती है पर्पस। नेचुरली अगर कोई मकसद होता है तभी हम कुछ करते हैं। अब आप लोगों को पता है आपके एग्जाम्स हैं, आपका ये मकसद है कि हमने अपने एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तभी आप इतनी ठंड में सुबह सुबह क्लासेस लगाने आ रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज़ का एक पर्पस होता है। सो रीडिंग की अभी सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको पर्पस पता होना चाहिए, हमने क्यों पढ़ना है। सो वाई आर यू रीडिंग दिस आर्टिकल और चैप्टर ऑन व्हाट यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट। व्हेन यू हैव अकम्प्लिश्ड योर पर्पस, स्टॉप रीडिंग। सो आपको जब आपका पर्पस पूरा हो जाता है तब आप उस चैप्टर को पढ़ना बंद कर देते हो, नेक्स्ट पे मूव करते हो। तो सबसे पहली चीज़ होती है पर्पस। हमें मालूम होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा पर्पस क्या है, मकसद क्या है। नेक्स्ट इज सर्वे। उसमें आ जाती है स्किमिंग। सो ग्लैंस ओवर द मेन फीचर्स ऑफ द पीस, दैट इज द टाइटल। सबसे पहली चीज होती है टाइटल। हमने जो चैप्टर पढ़ना है हमें उसका टाइटल पता होना चाहिए कि हम किस चीज, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। उसके बाद हेडिंग्स। उस चैप्टर की जो टाइटल है उसके बाद उसकी हेडिंग्स आती है कि क्या क्या आपने हेडिंग्स पढ़नी है। रीडिंग पढ़नी है, स्किमिंग पढ़नी है, स्कैमिंग पढ़नी है, या आप कोई बिजनेस स्टडीज वाला अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें हायरार्किकल मॉडल पढ़ रहे हो, या बिजनेस मैनेजमेंट टूल्स पढ़ रहे हो, आपको हेडिंग्स पता होनी चाहिए। देन द लीड। लीड मतलब कहाँ से वो चलेगा, कहाँ तक जाएगा, क्या क्या उसके बीच में हिंट्स भी हैं। एक पूरे के पूरे पैराग्राफ की लीड कैसे बनती है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। एंड समरी। लास्ट में समरी होती है। समरी क्या होती है, पूरे चैप्टर का निचोड़, कि उसमें क्या क्या था, उस चैप्टर में क्या था, वो पूरी की पूरी एक समरी होती है। पैराग्राफ्स टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ पीस, टू फाइंड आउट व्हाट आइडियाज, प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस दैट आर बीइंग डिस्कस्ड। इस सब में हमें होता है कि हाँ, इसमें पूरे चैप्टर में क्या क्वेश्चंस थे, क्या आइडियाज थे, इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी जिस पर हमने डिस्कशन करके अपना उस चैप्टर को कंप्लीट करना है। In doing this, you will find focused of piece of the central theme or subject, what is it all about, or perhaps the perspective। पूरा central theme आपको पता चल जाता है इस पूरे चैप्टर का कि हाँ, इस चैप्टर में क्या है, what is it all about। ये पूरा का पूरा चैप्टर किस चीज़ पे बेस्ड है, क्या इसके बीच में इसकी समरी है, सेंट्रल आइडिया इसका क्या है। The approach or manner in which the author treats the theme। ये पूरा अप्रोच किस तरह से ऑथर, क्योंकि हर एक चैप्टर किसी ऑथर ने लिखा है, किसी राइटर ने लिखा है, तो उसका वो पर्पस ऑफ द थीम, उसने कैसे अप्रोच किया अपनी इस पूरी थीम को जो आपको बताने की कोशिश करी, वो किस तरह से की। दिस सर्वे शुड बी कैरिड आउट इन नॉट मोर देन अ मिनट और टू। हाँ, ये 1-2 मिनट की बात होती है। हेडिंग्स में आप पूरा दिन नहीं लगाते हो पढ़ने में, कि अगर आपने कोई आज सपोज करो घर जाकर आप सोचते हो कि आप तैयारी कर रहे हो अपनी पढ़ाई की, या हमने कोई चैप्टर पढ़ना है, तो एक हेडिंग पढ़ने में आप पूरा दिन नहीं लगाओगे। ये 1-आधे मिनट का काम होता है कि हाँ, आपको पता होता है आज मैंने ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया है। नेक्स्ट इज 5 आवर्स। सबसे पहले 5 आवर्स में होता है रीड सिलेक्टिवली। रीड सिलेक्टिवली मतलब आपको पूरा सिलेक्ट करके पढ़ना है कि हाँ, मैंने क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो पूरा सिलेक्शन होनी चाहिए। Read to find the answers of your questions. By reading the first sentence of each paragraph, you may well get the answer. Sometimes this text will list the answers by saying the first point. ठीक है, जिसमें होता है the first point, फिर उसके बाद होता है second या so on। ठीक है, कुछ केसेस में होता है कि you will have to read each paragraph just carefully to understand the next one and then focus on the main ideas buried in it। तो आपको हर एक, कई बार होता है कोई पैराग्राफ होता है कि हमें पहले पढ़ा होता है तो हम उसकी बस एक स्किमिंग सी कर लेते हैं, पर कई पैराग्राफ्स होते हैं जो अगर हमने पहले नहीं पढ़े तो उसकी एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है ताकि हमें उसके मेन आइडिया का पता चले कि उसका जो फोकस द मेन आइडिया बरीड अंडर इट,
कि इस पूरी चीज़ के जो मेन आइडिया है वो क्या है, जो उसके नीचे क्या है, इसका निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है। नेक्स्ट इज रिसाइट। Without looking at the book, recite the answers to the question using your own words if possible. आपने जब एक बार पढ़ लिया, याद हो गया, तो बुक को देखे बगैर आपने बार बार उन क्वेश्चंस के आंसर को रिसाइट करना है ताकि आपको याद हो। रट्टे नहीं लगाने, आपने उसको समझ कर बोलना है। नेक्स्ट इज रिड्यूस रिकॉर्ड। मेक अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ योर आंसर्स। एक ब्रीफ आउटलाइन करनी है अपने क्वेश्चन ऑफ योर आंसर्स की। ये नहीं कि हमने एक एक क्वेश्चन को बार बार अपने हमने एक ब्रीफ आउटलाइन करनी है। द आंसर शुड बी इन की वर्ड्स और फ्रेजेस, नॉट लॉन्ग सेंटेंसेस। की वर्ड्स और फ्रेजेस में आपका आंसर होना चाहिए, लंबे लंबे सेंटेंसेस में ना करो। एफर्ट्स ऑफ 100 years वॉर, कंसोलिडेट और यूनियन, मतलब इस तरह से होना चाहिए कि आपकी हेडिंग्स भी क्लियर हो, हर एक चीज का आपने पॉइंट बनाया हो, हेडिंग्स क्लियर हो, पूरा का पूरा एक पैराग्राफ की तरह ना हो। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स बनाई होंगी तो जो आपका जो चेकर है उसको भी आसानी रहेगी और उनको ये पता होगा कि इसकी नॉलेज है क्योंकि इसने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी बनाई है। रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट क्या होता है कि दोबारा हमने उस चीज को जो हमने लिख लिया है उसको एक बार फिर से हमने पढ़ना, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना, उसके एरर्स भी ठीक करने। So recent work in cognitive psychology indicates the comprehension and retention are increased when you elaborate new information. कई बार होता है कि आपने elaborate करनी होती है, अगर आपने कोई नई information दी है तो उसको पूरा elaborate करके लिखना होता है, ठीक है। आपने उस चीज़ में देखना होता है कि हाँ कहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है। This is to reflect on and turn this way so that to compare the most categories and relate one part with another. Naturally आपका जो पूरा sentence है या आपने कोई आंसर लिखा है वो उसी क्वेश्चन के साथ मिलता जुलता होना चाहिए। ये नहीं कि आपसे पूछा कुछ है और आप चार कहानियां कुछ और लिख रहे हो, नो। आपस में वो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है या पूरा का पूरा आंसर जो है वो कोरिलेट करना चाहिए विद ईच एंड एवरी सेंटेंस इन इट। हर एक सेंटेंस आपस में कोरिलेट करना चाहिए। नेक्स्ट इज रिव्यू। Survey your reduced notes of the paper or chapter and see them as a whole. This may suggest some kind of overall organization that pulls it all together. Then recite using the questions or other cues as starters or stimuli for recall. इसका ये मतलब हुआ कि आपने पढ़ा, उसको दोबारा रिकॉल किया, उसकी एक एक लाइन को दोबारा पढ़ के आपने देखा। उसके अलावा अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में वो पूरा आंसर है तो उसको ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में देखो, जोड़ो कि बन रहा है कि नहीं, अगर कहीं पे कमी है उसको पूरा करो, उससे फिर रिसाइट करो, दोबारा से पढ़ के देखो। उससे क्या होगा, आपको क्यूज पता चलेंगे कि हाँ ये मेरे क्यूज थे, वो पूरा का पूरा एक स्ट्रेटेजिकल सिस्टमैटिक ऑर्डर में है कि नहीं है। नेक्स्ट इज एग्जेक्टिव रीडिंग। The executive in an organization has to read a variety of things ranging from letters, application, proposal, reports, annual budget, reference books. अगर कोई पर्सन, अगर सपोज करो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपकी कोई अपनी कंपनी है या बिजनेस है तो आपने अगर कोई मैनेजर या सुपरवाइजर या एग्जेक्टिव रखे हैं, उन्होंने बाकी वर्कर्स, अगर सपोज करो आपकी कोई फैक्ट्री है, आपके पास हर एक यूनिट में 150-150 वर्कर्स हैं, आप एक एक वर्कर को जाके काम समझा नहीं सकते, आपके लिए इम्पॉसिबल है, आपने स्टाफ रखा है। तो अगर आपने कोई सर्कुलर निकाला है, नोटिस निकाला है, या कई बार होती है हेडलाइंस निकाली होती है कि हमने ये काम किस तरह से करना है, हमारी क्या ड्यूटी टाइमिंग है, पूरा शेड्यूल होता है, तो वो आपने एक एक, सपोज आपके पास 150-150 वर्कर है एक एक यूनिट में, एक एक को हिला हिला के तो बताओगे नहीं। सो आपने किसी पर्सन को, एग्जेक्टिव को रखा है जिसने वो पूरा पढ़ के सुनाना है। तो उसमें क्या क्या सुनाना होता है, कई बार उसने एनुअल बजट, रेफरेंस बुक्स, ये तो बजट मीटिंग में होता है, पर अगर किसी को कुछ बताना है, रूल्स, हेडलाइंस, तो वो पढ़ के बनाना होता है, तो उसमें होता है एग्जेक्टिव रीडिंग। सो बी इट एफिशिएंट इन देयर वर्क। और वो जो पर्सन है जो रीड कर रहा है, अगर सपोज करो आपने कोई बजट तैयार करना है और आपने कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई है, नॉट वर्कर पार्ट, कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई है, उसमें बजट पेश करना है या मिनट्स ऑफ द मीटिंग तैयार करना है, या हाँ हमने कोई प्रपोजल बनाया है जो हमने बाकी सारे हमारे जनरल बॉडी मेंबर्स आपने बुलाए हैं, उनके सामने रीड करना है। अगर उसको खुद को नहीं पता वो क्या बताएगा, so that person has to be very efficient to do that type of work. So it is efficient, he has to be efficient in the work
they would need to devise a strategy which will allow them to spend appropriate time on each of these reading materials depending upon the priority assigned to them. For example, आपके 5-6 काम्स हैं, 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से अपने प्रायोरिटी को कैटेगराइज करके देना पड़ेगा कि हमने इस प्रपोजल में पहले काम करना है। ऑलरेडी चलो आप सीजन को लगा के चलो कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, आपके कई डीलर्स हैं जो जयपुर से आने, कई है बनारस से आने, कई कहीं से, नेचुरली प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि साउथ वालों को हम बाद में भी देख सकते हैं, उसको हम वीडियो कॉल से भी बात कर सकते हैं। इन्होंने क्योंकि वहाँ पर भी ये भी एरिया सर्दी वाले हैं, बनारस बनारस यहाँ पे भी सर्दी, हरियाणा से कोई आपके डीलर आ रहे हैं, तो उनको आप प्रायोरिटाइज करोगे कि उनके साथ हम मीटिंग्स पहले रख लें और वहाँ पर जो जो हमने अपने प्रपोजल्स या फाइनेंशियल बातें करनी है या हमने रिकॉर्ड्स असेस करने हैं वो हम पहले प्रायोरिटाइज कर लें, क्योंकि बाद में पर्सन है वीडियो कॉल से भी हो सकता है। जनवरी फरवरी में आपके लिए बहुत इम्पॉसिबल होगा मीटिंग्स को कंडक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कि वो पर्सन जो पूरे अप्रोप्रिएट हो, सो दैट वो उस प्रपोजल को कैरी आउट करने की भी एबिलिटी रखता हो। अब ये है फ्रेमवर्क फॉर एग्जेक्टिव्स। किस टाइप का फ्रेमवर्क होना चाहिए? रीडिंग मैटर, हाउ टू रीड एंड एब्रीविएशंस जो कि वहाँ पे यूज होनी चाहिए। ये आप खुद पढ़ के देखना कि रूटीन लेटर, स्पीचेस, रिपोर्ट राइटिंग, कैटलॉग्स। कैटलॉग क्या होता है? प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट जैसे सपोज करो आपका टूल्स का काम है, आपका हॉजरी का काम है, तो हर एक धागे की, हर एक उनकी क्वालिटी की प्राइस लिस्ट, ठीक है। तो वो सब कुछ किस तरह से पढ़ा जाए, और कई बार होता है स्किम करना है कि स्कैन करना है। हाँ, आपने सपोज करो आपका टूल्स का काम है फॉर एग्जांपल, तो उसमें वो पूरे टूल्स के ऊपर ठीक से बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे टूल्स हैं। सपोज आप प्लायर्स बनाते हो तो उसमें कौन कौन से कार्बोनेटेड स्टील यूज होता है या कौन सा मटेरियल यूज होता है, अलॉय होता है, फर्निश होता है, या कई बार होता है हार्ड स्टैम्प्ड होता है, वो पूरा का पूरा उसने बताना है, ठीक है। तो उसको स्किम करना है, स्कैन करना है या ओवरव्यू देना है। उसके अलावा होता है रीड, मार्क एंड लर्न। ये होता है इंस्ट्रक्शंस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, जिसमें रीड करना होता है, मार्क करना होता है, आपने इंपॉर्टेंट कोटेशन है उसको मार्क करना होता है, ठीक है, या हमने याद करके रखनी है। सो ये सब कुछ आप पढ़ के देखना, अगर नहीं पता लगेगा तो पूछ लेना। नाउ टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग रिटेंशन, नेचुरली यूजिंग मेमोरी एड। मेमोरी एड क्या होती है? याददाश्त। और उसको हम कैसे ठीक रखते हैं? उसको हम रखते हैं acronyms and abbreviations can be used for effective device for improving retention. For example, the 4 P's of marking refer to product, price, place, promotion. प्रोडक्ट आपका कौन सा है, आप एब्रीविएशन रख लो, शॉर्ट फॉर्म्स रख लो, ठीक है ना। अगर आप प्रोडक्ट, सबसे पहली चीज तो यही, आपके प्रोडक्ट के ऊपर ही सब कुछ बेस्ड है, प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पी, प्राइस कितने का है, प्लेस कहाँ पर है, और प्रमोशन, आपने प्रमोशन कैसे करनी है। नेचुरली अगर आपका कोई, जैसे मैंने आपको टूल्स का एग्जांपल दिया, आपको प्रमोशन, हमें क्या पता आप कौन से टूल्स बेच रहे हो जब तक आप प्रमोट नहीं करोगे, ठीक है। एंड स्वॉट इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू, स्वॉट क्या होता है, दूसरी चीज होती है स्वॉट, ये होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, रेफर्स टू स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ क्या होती है? आपकी कंपनी की ताकत, किस तरह से आपकी मैनेजमेंट चल रही है, कैसे आप काम कर रहे हो। वीकनेस, कमजोरियां भी होती हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज, नेचुरली आप अपनी ग्रोथ को खुद को भी मौका दोगे, अपने वर्कर्स को भी मौका दोगे, अपने स्टाफ को भी। जितना वो इनपुट लेकर आएंगे, जितने न्यू आइडियाज लेके आएंगे, अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। उसके अलावा थ्रेट, नेचुरली कॉम्पिटिटर आपके लिए थ्रेट है। आपका टूल्स का काम है, सामने वाला एक और खोल के बैठ गया, वही चीज थ्रेट है। और वैसे भी जो थ्रेट होता है मेरे हिसाब से वो आपकी प्रगति का मार्ग होता है। जितना आपके सामने कंपटीशन होगा, आपकी अपनी सक्सेस लेवल को ऊपर ले जाने का उतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सपोज करो सिर्फ आप ही का काम है, आसपास कोई है ही नहीं, 4-6 शहरों में और कोई नहीं, तो आपके लिए कैसा थ्रेट? पर होना चाहिए, ताकि आपको खुद की ग्रोथ का पता हो, असेसमेंट होनी चाहिए कि मेरी ग्रोथ कैसे होगी। अगर मेरे पास कॉम्पिटिटर है तभी तो ग्रोथ होगी, अगर कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो ग्रोथ कैसी। नेक्स्ट इज डिसाइडिंग प्रायोरिटीज एंड रिटेंशन। नेचुरली आपको प्रायोरिटीज डिसाइड करनी कि पहली चीज पहल मैं किसको दूं, और उसको हमने रिटेन करके कैसे रखना है। सपोज करो फॉर एग्जांपल आपकी कोई मीटिंग होनी है, आपने कोई असेस करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सारा कुछ खुद ही तैयार करके देखना पड़ेगा, आपने सब कुछ वर्कर्स पे तो छोड़ना नहीं, आपको खुद भी सारा कुछ पता होना चाहिए कि मेरी मीटिंग्स कैसी हो रही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर आपको नहीं पता, आप एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए
Human mind has the capability to retain vast amount of information. At the time, it is difficult to recall information from various layers. Hence, the closer to the surface that information lies is easier to recall. For this, the reader should decide his priorities and retention. Instead of retaining irrelevant information in his mind, he should store and concentrate only the priority areas. आपको इवन पढ़ने के लिए किसी भी चीज़ के लिए प्रायोरिटी एरियाज देखने पड़ेंगे कि क्या क्या इधर उधर की इन्फॉर्मेशन के अलावा जो आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसी को रिटेन करके रखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज थिंकिंग. If the reader wants to retain reading material, he must think about one applies to the mind regard to significance of reading material, relationship with one's knowledge, utility for future reference. आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, आपको इन्फॉर्मेशन कितनी स्टोर करके रखनी है, क्योंकि आगे भी इन फ्यूचर यूज़ आपको वही इन्फॉर्मेशन होगी. अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने रिटेन करके नहीं रख सके, थिंक नहीं उसके ऊपर दोबारा कर सके, तो आप नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ कैसे करोगे. नेक्स्ट इज रीइंफोर्सिंग. Reinforcing means concentrate on the mind what has been read and learned. This improves retention ability. Retain कैसे करके रखना है उसको reinforce. दोबारा पढ़ना, एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ना, 100 बार पढ़ना. Brief notes should be prepared and periodical reviews such as notes should be done. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है reinforcement में कि आपको brief notes prepare करने चाहिए. नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा. A to Z आप दोबारा बुक्स नहीं पढ़ सकते. आफ्टर रीडिंग द स्पीकर शुड स्पीक टू समवन एंड एक्सप्लेन हिज ओन वर्ड्स. आप खुद भी कोशिश करो, खुद को ही आपने एक बार पढ़ा उसको दोबारा अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की, या तो किसी से या अपने आप से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो. आपको आपके एरर्स खुद ही पता चल जाएंगे. फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी of repetitive inputs and material should be supplemented by audio visual lectures and discussion. जितने ऑडियो विजुअल लेक्चर्स और डिस्कशंस आप अटेंड कर सको आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि आपको खुद पढ़ना और आपको कोई पढ़ के बताए समझाए उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है, तो आपकी नॉलेज उसी तरह से बढ़ेगी. द रीड इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलेटेड विद अदर मटीरियल एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एट एंड. ठीक है, अगर आपने रेफरेंस बुक्स हमेशा पढ़ो, नीचे आपके दिया होता है हमेशा कि वेब लिंक्स मीन्स रेफरेंस बुक्स, वो पढ़ो. जब पढ़ के देखोगे आपको खुद को पता चलेगा कि ये मटेरियल हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से पब्लिश हुआ है, कहाँ से बना है, और उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इस मटेरियल के रिगार्डिंग आपको मिलेगी. नेक्स्ट इज इंश्योरिंग डिटर्मिनेशन. ये तो आपने शुरू से बचपन से पढ़ा कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा. तो आपकी खुद की डिटर्मिनेशन होनी चाहिए. अगर आपकी डिटर्मिनेशन है तभी आप आ रहे हो. अगर आपकी खुद की डिटर्मिनेशन ना हो तो घर में आलस करके बैठ जाओ. ठीक है, अगर आपकी डिटर्मिनेशन होगी तभी आप पढ़ोगे, रीड कर सकोगे, उसको रिटेन कर सकोगे, उसको थिंक कर सकोगे और उसको दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकोगे. ये आपका चैप्टर ओवर है. नेक्स्ट चैप्टर है आपका कॉम्प्रीहेंशन एंड क्विक रीडिंग ऑफ टेक्स्ट. ये सिर्फ आई थिंक कॉम्प्रीहेंशन है. ये मेरे ख्याल आप खुद भी कर सकते हो. कॉम्प्रीहेंशंस हैं कि आपने पढ़ना है और फिर उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं. ये आप चैप्टर खुद कर सकते हो. इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन वाला नहीं है. पैसेजेस हैं, इसको आप खुद पढ़ सकते हो और कर सकते हो. अगर पढ़ के देख लेना, अगर कुछ ना पता चले तो आप पूछ लेना, पर ये सारे के सारे सिर्फ पैसेजेस हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एस्थेटिक एप्रिसिएशन ऑफ टेक्स्ट. पोएम्स, ये सारी पोएम्स हैं, ये सबकी सब पोएम्स हैं. फर्स्ट पोएम है आपकी स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक पोएट है, उन्होंने लिखी है पोएम. वो पैसेजेस करके देख लोगे ना, करके देख लेना. अगर प्रॉब्लम लगे तो पूछ लेना. वैसे तो ये भी करने वाला ही है, खुद पढ़ के देखने वाला है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशंस दी हैं. पोएट के बारे में बता देती हूँ. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोएट थे जिन्होंने ये पोएम को लिखी है, और ये कहाँ के थे. इज परहैप्स द मोस्ट लव्ड अमेरिकन पोएट. ही वाज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को. ही वाज एजुकेटेड इन डेमकर्ट कॉलेज, न्यू इंग्लैंड एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. ही इज हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ. इन्होंने इस पोएम में भी यही कुछ बताया हुआ है
कि कैसे एक रूरल लाइफ को उन्होंने डिपिक्ट करते थे अपनी पोएम्स में, अपने स्टैंसर्स में, अपनी स्टोरीज में। वो रूरल लाइफ को, मतलब आम जीवन को ही डिपिक्ट करते थे। ठीक है। ही वॉज अवॉर्डेड द प्लूटोरियल प्राइज फॉर हिज पोएम्स फॉर वेरियस ओकेजन्स। कई ओकेजन्स पर इनको अवार्ड्स भी मिले हैं। अमंग अदर ऑनर्स एंड रिवॉर्ड फॉस्टर अवार्ड्स रिसीव्ड वर ट्रिब्यूट्स फ्रॉम यूएस सेनेट एंड अमेरिकन एकेडमी फॉर पोएट्स। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी ने कई जगह से उनको अवार्ड्स मिले हैं। अब मैं आपको एक पोएम बता देती हूँ। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। Whose woods there are, I think I know. His house in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill with snow. इसमें पोएट क्या कहना चाह रहा है? In this opening stanza, the setting is explained as a winter evening in rural environment. The speaker desires to watch snowfall. इसमें स्पीकर जो है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो क्या डिजायर कर रहा है कि मैं स्नोफॉल को देखूं। क्वाइटली इन सम वुड्स, वुड्स मतलब फॉरेस्ट, इसमें वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट। ठीक है। while these woods belong to someone, that person is not present, so will not protest if the speaker trespasses. वो जो जंगल का एरिया जहाँ से वो स्पीकर यानी कि पोएट निकल रहा है, ठीक है, तो उन्होंने जो जंगल का एरिया है वहाँ पर वो किसी का एरिया है जहाँ पर वो स्नोफॉल देखना चाहते हैं, तो वो पर्सन उधर नहीं है जिस जो इस एरिया का ओनर है। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो तो है नहीं, तो मेरा बहुत मन है कि मैं यहाँ पर स्टॉप करूँ, रुकूँ और स्नोफॉल होते हुए देखूँ। माई लिटिल हॉर्स must think and queer to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake the darkest evening of the year. तो इसने क्या बोला है? Our speaker has a horse. उनके पास एक हॉर्स है and the horse is a little one. एक छोटा सा घोड़ा उनके पास, छोटा घोड़ा है। Our speaker's psychology analyzes his little horse and supposes that his little horse must think it's pretty strange for them to be stopping in the middle of nowhere with no one in sight, not even a farmhouse close by, and absolutely no sign of hay. So it's happened to be the darkest evening of the year. तो वो ये कह रहे हैं कि उनका जो घोड़ा है काफ़ी छोटा है और वो ये सोच रहा है कि हम यहाँ पे रुक रहे हैं और यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, फ्रोज़न लेक है, लेक भी जमी पड़ी है, और ये इस साल की सबसे डार्केस्ट इवनिंग है, सबसे अंधेर भरी इवनिंग है, तो यहाँ पे रुकने का क्या मतलब है? घोड़ा भी यही चीज़ उनका सोच रहा है। He gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake, the only other sound in the sweep or easy wind and drowny flake. तो इसमें लिटिल हॉर्स डज नॉट लाइक इट, जो उनका घोड़ा है उसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। फॉर्चुनेटली ही हैज सम हार्नेस बेल्स, वो घोड़े के यहाँ पे गले के पास कोई बेल्स लगी हुई है, घंटियाँ लगी हुई जो बजती रहती हैं ऑन हिज बैक, एंड ही गिव्स देम अ लिटिल शेक। ठीक है, तो वो जो घंटियां हैं उसकी बैक पर भी बंधी हुई हैं और उसको वो हिला रहा है, अपने आप को हिला रहा है, तो जब हिलेगा घोड़ा तो घंटी भी बजेगी। इन ऑर्डर टू गेट हिज मास्टर अटेंशन, वो घोड़ा क्या कर रहा है, वो क्यों उस बैल को हिला रहा है? ताकि उसका मास्टर जो खोया हुआ ख्यालों में उसकी तरफ ध्यान दे। द ओनली अदर साउंड आर ऑफ स्लाइट विंड एंड ऑफ फॉलिंग स्नो। उस बेल के अलावा, उस घंटी को जो घोड़ा हिल रहा है, अपनी घंटी हिला रहा है, उस बेल के अलावा सिर्फ और आवाज क्या है वहां पे? सिर्फ स्लाइटली विंड चल रही है, हवा चल रही है और स्नो गिर रही है, बस उसके अलावा और कोई आवाज वहां पर नहीं है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. इसमें ऑथर क्या कह रहा है? The speaker admits to have a yearning for dark woods. ये जो है स्पीकर है वो एक बहुत ही, उसको बहुत पसंद है कि डार्क मतलब अंधेरी रात में वुड्स, जंगल में, ये सारा कुछ उसको घूमने का, ये देखने का बहुत शौक है। बट ही टेल्स अस दैट ही इज गॉट थिंग्स टू डू, पर वहाँ पे रुक के वो वुड्स ही देख नहीं सकता, फॉरेस्ट ही देख नहीं सकता, उसके पास और भी काम है करने के। पीपल टू सी एंड प्लेसेस टू गो, उसको लोगों को भी मिलना है और जगह जगह और भी जगह पे जाना है। ही इज लॉन्ग वे टू बिफोर ही कैन रेस्ट हिज हेड ऑन हिज लिटिल पिलो, सो ही हैज बेटर गेट गोइंग। तो उसको ये पता है कि मैंने और भी जगह जाना है, और भी जगह घूमना है, लोगों से मिलना है, और मैंने घर जाकर रेस्ट भी करना है। सो इसीलिए उसको पता है कि अब मेरे को यहाँ से जाना चाहिए। समरी एंड एनालिसिस ऑफ द पोएम आप पढ़ लेना।
नेक्स्ट पोएम इज ऑस्मिडास। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। मैं एक ट्रैवलर को मिला जो कि एक बहुत ही पुराने एंटिक लैंड से था। हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस हेड ऑफ स्टोन। ठीक है, उसके पास दो लेग्स थी और एक ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, यानी कि उसके पास, इसने एक मूर्ति देखी होगी जिसका कोई ट्रंक यानी कि ऊपर का हिस्सा नहीं था, सिर्फ लेग्स थी। स्टैंड इन द डेजर्ट, जो कि इस डेजर्ट में खड़ा था। नियर देम ऑन द सैंड half sunk a shattered viges lies with whose frown and wrinkled lip and sneer of the cold command. The poet once met a traveler who was coming from ancient land. इसमें क्या है कि पोएट किसको मिला, एक ट्रैवलर को मिला जो कि बहुत ही एंशिएंट लैंड, बहुत ही पुरानी जगह से आ रहा था। He told the poet that he has seen two very big एंड ट्रंकलेस लेग्स। तो उसने क्या बताया कि मैंने एक बहुत ही बड़ी एक मूर्ति देखी है, किसी को देखा जो कि ट्रंकलेस, जो कि सिर्फ लेग्स थी, ऊपर की ट्रंक, उस ऊपर की बॉडी नहीं थी। स्टैंडिंग इन द डेजर्ट, जो कि डेजर्ट पता है ना, डेजर्ट में खड़ी थी। इट वॉज अ स्टैचू ऑफ किंग ओजामिडास। वो एक स्टैचू था, मूर्ति थी, किसकी थी, किंग की, और इस किंग का नाम था ओजामिडास। दैट वॉज लाइंग इन रूइंस, यानी कि उजाड़ बियाबान में पड़ी हुई थी। उजाड़ बियाबान में उसने, उजाड़ बियाबान, डेजर्ट के एक उजाड़ बियाबान में उसने क्या देखा, एक ऐसी लेग्स देखी जिसके ऊपर का ट्रंक नहीं था, ऊपर की बॉडी नहीं थी, और वो लेग्स किसकी थी, वो एक स्टैचू की थी। और वो स्टैचू किसका था, किंग ओजामिडास का। दो द ट्रंक ऑफ द स्टैचू वॉज मिसिंग, द ब्रोकन फेस ऑफ द स्टैचू ले नियर बाय। ऊपर का पूरा ट्रंक मिसिंग था, पर जो उसका टूटा हुआ सर था वो नीचे कहीं, धड़ जो है वो नीचे कहीं गिरा हुआ था। हाफ बरीड इन द सैंड, आधा सैंड में धसा हुआ और आधा ऊपर। द फेस वॉज ब्रोकन, वो जो चेहरा था, जो स्टैचू का चेहरा था वो भी टूट चुका था। बट इट हैड एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, जितना भी चेहरा बचा हुआ था उस पे जो एक्सप्रेशन था, भाव थे, वो एंगर के थे। ऑन हिज ब्रो एंड इट्स लिप्स वर रिंकल्ड, ब्रो मतलब कि भवें, उस पर जो एंगर के भाव थे और जो उसके लिप्स थे उन पर रिंकल बना हुआ था। देयर वॉज कंटेम्प्ट, हेट्रेड एंड प्राइड इन हिज लुक। टेल दैट द स्कल्पचर वेल दोस पैशंस रेड विच येट टू सर्वाइव स्टैम्प्ड एंड दिस लाइफ थिंग्स, द हैंड दैट मॉक देम एंड द हार्ट दैट फ्लेड। तो इसमें क्या कह रहा है कि उसके देयर वॉज अ कंटेम्प्ट एंड प्राइड इन हिज लुक, उसके चेहरे, जितना भी हाफ चेहरा था उस पर एक कंटेम्प्ट भी था और प्राइड भी था उसकी लुक में। कोल्ड कमांड वॉज क्लियरली विजिबल इन हिज आईज, उसकी आंखों में कोल्ड कमांड थी, मतलब कि सहानुभूति नहीं थी, बस एक जैसे किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, कोई हाव भाव नहीं, बस एक सिंपल सी लुक थी। The stamping of all these sentiments on the face of the statue revealed clearly that the sculptor had understood the king's passion truly. तो उस चेहरे पर, जितना हाफ चेहरा था उस पर जो भी भाव थे, जो भी स्टैम्प्ड भाव थे, वो इस तरह के थे कि स्कल्प्टर क्या होता है, मूर्तिकार, जिसने वो मूर्ति बनाई है। स्कल्प्टर मतलब मूर्तिकार को पता चल गया था कि किंग के अंदर के हाव भाव, पैशंस किस तरह के हैं। The hands of the sculptor as also the heart of the king who made this statue possible are no longer in the world. वो हाथ स्कल्प्टर, मूर्तिकार के, जिसने इस मूर्ति को बनाई, और वो राजा जिसका वो बनाई है मूर्ति, उस राजा का दिल और उस मूर्तिकार के हाथ आज की, वो अब है नहीं इस दुनिया में, अब तो वो है नहीं। Who made this statue possible are no longer in the world, but the passion engraved on the stone face is still intact. तो वो मूर्तिकार यानी कि स्कल्प्टर वो भी नहीं है और ना ही वो राजा है, पर आज भी उस मूर्तिकार की बनाई हुई वो आधी मूर्ति, उस पर जो भी हाव भाव है आज की डेट में भी वो वहाँ पे मौजूद है। दिस शोज द ब्रीफनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड परमानेंस ऑफ आर्ट। इस जितनी आधी टूटी मूर्ति से क्या पता लगा, इस मूर्ति से ये समझ में आई कि ब्रीफनेस ऑफ लाइफ, के लाइफ किस टाइप की एक इंसान की थी, उसकी ब्रीफ, उसका, उस राजा को देखा नहीं पर उस मूर्ति से उस राजा की लाइफ के बारे में अंदाजा हो गया। और परमानेंट ऑफ आर्ट, मूर्तिकार तो रहा नहीं पर जो उसने आर्ट बना दी वो हमेशा के लिए है। समझ आए?
And on the pedestal these words appear, my name is Osmidas, king of kings, look on my works, ye mighty and despair, nothing beside remains, round and decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sand stretch far away. अब इस पे क्या कह रहे हैं, the base of the statue was still there in the desert. अब आधी वो ऊपर का तो हिस्सा था नहीं, सिर्फ टूटा हुआ चेहरा और लेग्स थी, और लेग्स के नीचे बेस भी मिला, जो लेग्स के नीचे जिस पर मूर्ति टिकी थी वो बेस मिला. देयर वर सम वर्ड्स रिटन ऑन इट, उस बेस के ऊपर कुछ वर्ड्स थे जो लिखे हुए थे. दे कुड बी क्लियरली रेड, और वो वर्ड्स जो थे वो केयरफुली पढ़े जा रहे थे. दैट वर अबाउट द किंग ऑस्मिडास, उस किंग ऑस्मिडास के बारे में ही वो वर्ड्स थे जो लिखे हुए थे. दे डिक्लेयर्ड हिम टू बी अ ग्रेट एंड पावरफुल मोनार्क एंड द किंग ऑफ किंग्स. उस वर्ड्स के हिसाब से वो जो राजा था वो राजाओं का राजा था और बहुत ही पावरफुल मोनार्क, यानी कि बहुत ही पावरफुल शासक था. मोनार्क का मतलब होता है शासक, बहुत ही पावरफुल शासक था. द वर्ड्स कॉल्ड अप ऑल द पावरफुल किंग्स टू कंसिडर देयर अचीवमेंट्स. वो वर्ड्स के हिसाब से उसने ललकार दी थी बाकी भी पावरफुल किंग्स को, एंड कंसिडर ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ ऑस्मिडास एंड फील डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे कुड नॉट इक्वल हिम. उसने उन वर्ड्स में ऑस्मिडास ने ये बोला था कि आओ दूर दूर के राजाओं, देखो कि मैं कितना शक्तिशाली शासक हूँ और तुम सब मेरे आसपास कुछ भी नहीं हो. बिकॉज दे कुड नॉट इक्वल हिम, तुम मेरे आसपास भी नहीं हो, तुम मेरे इक्वल नहीं हो, मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली. उसने सेल्फ प्रेज में वो चीज़ लिखी है. द पावरफुल एंड वास्ट एम्पायर ऑफ ऑस्मिडास हैज कम टू एन एंड. राजा खुद सैंड में धंसा हुआ है, उसकी मूर्ति, तो उसकी जो राज है वो भी खत्म हो चुका है. ऑल हिज ग्लोरी हैज डिसअपियर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम. जैसे जैसे समय बीतता गया, पैसेज ऑफ टाइम मतलब समय जैसे जैसे बीतता गया, उसकी सारी ग्लोरी, शान और शौकत भी खत्म हो चुकी है. नथिंग इज लेफ्ट ऑफ हिम नाउ. आज की डेट में जब वो बात हो रही है, जब ये स्टोरी लिखी गई है, पोएम लिखी गई है, कुछ भी नहीं उसका बचा है. हिज ह्यूज स्टैचू लाइज इन रुइंस. उसकी बड़ी सी शानदार मूर्ति जो थी वो खुद खंडर नुमा हालत में पड़ी है. देयर इज ओनली डेजर्ट सैंड दैट इज विजिबल फॉर माइल्स. दूर दूर तक जो दिख रहा है वो सिर्फ डेजर्ट की सैंड दिख रही है. अराउंड माइल्स अराउंड एंड फार एज आर आईज कैन सी. जितनी दूर तक हम देख सकते हैं अपनी आंखों से वो डेजर्ट की सैंड ही दिख रही है, राजे का कुछ नहीं दिख रहा है. These lines bring out the futility of human pride. और ये जो हम लाइंस पढ़ रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि रुइंस में जा चुका है वो राजा, उसकी मूर्ति टूटी है, फ्रेस भी टूटा पड़ा है, जो ट्रंक है वो गायब है, सिर्फ आधा टूटा फेस है, और वो लेग्स है और लेग्स के नीचे बेस है जिन पे लाइंस लिखी हैं. ठीक है, आधा धस चुका है, बाकी की आधा फेस भी धस चुका है. ठीक है, और उससे सिर्फ उसकी प्राइड झलक रही है. दूर दूर तक रेत दिख रही है, सैंड दिख रही है, और कुछ नहीं दिख रहा. तो इससे क्या पता चल रहा है, फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन प्राइड, कि एक इंसानी अहंकार कितने हद तक हो सकता है. ठीक है, समझ आई. ये जो पोएट है वो है पर्सी बेली शेली. ये पोएट के बारे में जो है वो पढ़ लेना कि पोएट के बारे में क्या है. समरी एनालिसिस ऑफ द पोएम, ये भी आप पढ़ लेना. ठीक है. अब आपके 2 चैप्टर, 9th चैप्टर है टेंसेस, बहुत इजी.